हेलो। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित अमरीश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और हम लोग जो बजट के ऊपर जो हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्लास में इसी के बारे में बात हो रही थी, जो इससे ये पहले वाला वीडियो है, ये बजट ये 2 करके। तो उसमें इस चीज़ की चर्चा हो रही थी कि किसी भी ये डेमोक्रेटिक ये कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है, यानी एग्जीक्यूटिव जो होती है, उसका अकाउंटेबल होना ये बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, अगर उसी को निरस्त कर दिया जाए या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को एक्सट्रैक्ट करने वाले जो मैकेनिज़म्स होते हैं या उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ये सेटअप होता है, अगर उसे ही ये ध्वस्त कर दिया जाए या अगर उस मामले में अगर ये मनमानी की जाए, तो फिर वैसी स्थिति में वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो डेमोक्रेसी का ये साइनोनिम ही है आपको अकाउंटेबिलिटी, यानी कि द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू रिमेन अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस व्हाटसोएवर। यानी कि गवर्नमेंट ये जो भी एक्शन वो ले रही है, वो उसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो खैर, जो अकाउंटेबिलिटी ये टर्म है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ये कॉम्प्रिहेंसिव ये टर्म है और इसमें ये बहुत सारी बातें आती हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नमेंट के ये पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं या जो उसके ये पॉलिटिकल स्टेप्स होते हैं, उसके भी बारे में अकाउंटेबिलिटी। तो यानी कि ये गवर्नमेंट ये किसी भी प्रकार के ये कार्य को ये कर रही होती है, उसे अकाउंटेबल होना होगा। और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए ही बहुत सारे प्रकार के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स, यानी कि संस्थागत प्रक्रियाएं और संस्थागत ये व्यवस्थाएं जो है ये डेवलप हुई हैं। हमारे भी एक कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी ये संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं ये मौजूद हैं, जो कि हमारे देश के संविधान के द्वारा ही ये प्रदत्त है। और हमारे देश के ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है, वो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि जो भी ये गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने कार्यों के प्रति वो जिस भी प्रकार के स्टेप्स को ले रही है या जो जो उसके एक्शंस हैं, तो उन सारे एक्शंस के प्रति उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ये प्रावधान हैं भिन्न भिन्न ये क्षेत्रों से संबंधित और भिन्न भिन्न ये मामलों से संबंधित। और संवैधानिक यानी बहुत सारे ये संवैधानिक के प्रावधानों के, यानी कि आपको अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सारी यानी कि ये परंपराएं हैं हमारे ये पॉलिटिकल सेटअप में। हमारे देश की जो ये पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था काम कर रही है या जो ये प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, उसमें ऐसे बहुत सारे ये प्रेसिडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ये ट्रेडिशंस हैं, ऐसी बहुत सारी ये परंपराएं हैं जो कि ये लंबे टाइम से वो चलती आ रही हैं। और हर एक सरकार के द्वारा, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लोग ये गवर्नमेंट में होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा उन सारे ये परंपराओं को गुड फेथ में फॉलो किया जाता है
जिससे कि सरकार और व्यवस्था के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो लोगों का विश्वास है, ये विश्वास ये बना रहे और डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास ये बना रहे और लोग इस चीज़ को महसूस करें कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अकाउंटेबल होकर के वो अपने कार्य को ये कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों का जो डिस्कशन है इट इज़ ये मोर कंसर्न्ड विद द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो ज़्यादा वो एसोसिएटेड है आपको ये गवर्नमेंट के फिनेंशियल एस्पेक्ट से। तो उसके बारे में हम लोग अभी आज की सीरीज में ये चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपको इस चीज़ को बताया है और आप इस चीज़ को समझिए कि अकाउंटेबिलिटी को एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऑथोरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या बहुत ही लूज सेंस में अगर बोला जाए तो ये पावर जो होता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दे आर ये को टर्मिनस टू ईच अदर। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and if anybody or any person is vested with only the power, then that very power will automatically be despotic। यानी कि बिना जिम्मेवारी के हम लोग अगर किसी व्यक्ति को या किसी ये संस्था को अगर उसको ये शक्ति दे रहे हैं या प्राधिकार दे रहे हैं किसी चीज को करने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फिक्स नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये दैट वेरी पावर विल बी यूज्ड फॉर द अल्टोरियर मोटिव्स। उसका इस्तेमाल जो है ये आपको ये गलत ढंग से होगा ही होगा, इसमें ये कोई दो शक नहीं है। Because the whole world has witnessed this very phenomenon at different points of time in the world history। और दूसरी तरफ if the government is vested with only responsibility and not given appropriate power, यानी कि अगर ये सरकार को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ये संस्था को आप केवल ये जिम्मेवारी दे रहे हैं और उसको ये पावर नहीं दे रहे हैं, देन वो जो यानी कि वो अपनी वो जिम्मेवारियों का निर्वहन ही नहीं कर पाएगा, चीजें नहीं हो पाएगी। सो दैट्स वाई देयर मस्ट बी ए फाइन बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी given to a body or given to a person in the a greater interest of the people at large। यानी कि सामान्य जनता के इंटरेस्ट में अगर हम लोग यहाँ ये सरकार को ले रहे हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को ले रहे हैं, तो अगर उसको अथॉरिटी ये दी जा रही है, पावर दिया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूटिव पावर दिया जा रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, देन देयर मस्ट बी द एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म्स थ्रू विच द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी एक्सट्रैक्टेड। इस चीज को देखा जा सके, इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पावर का यूज कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और अगर मामला अगर आर्थिक हो जाए तो आप लोग ये समझ सकते हैं, पिछले भी क्लास में हमने बोला था कि द रिनाउंड ज्यूरिस्ट, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट नेम्ड लॉर्ड एक्टन has once said
लॉर्ड एक्टन ने एक बार बोला था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर जो है ये करप्ट बनाता है, यानी अनहिंडर्ड पावर, अनचेक्ड पावर या एब्सोल्यूट पावर ये करप्ट बनाता है। ये लोगों को भी ये करप्ट बनाता है, संस्थाओं को भी ये करप्ट बनाता है। और अगर किसी संस्था को एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, यानी अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के अगर उसको पूर्ण शक्ति ये दे दी जाए, तो फिर वैसे स्थिति में वहाँ पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार, करप्शन का आना ये स्वाभाविक है। और हम लोग जानते हैं कि करप्शन की सबसे ज़्यादा ये संभावना, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अगर कहीं पे होती है तो फिनेंशियल मामलों में होती है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर स्वार्थ होता है, ये लालच होती है। और लालच को, ये ग्रीड को, इसको यानी कि सबसाइड करके, इसको नेपथ्य में ले जा करके और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य करना, लोक हित में ये कार्य करना, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला सबसे ये दुरूहतम ये कार्य है। सबसे, यानी कि लिटरली इट्स ए हरक्यूलियन टास्क। ये एक बहुत ही दुस्साध्य कार्य है, क्योंकि होता क्या है, ये कहावत भी है कि कोई भी व्यक्ति ऑनेस्ट उसी समय तक होता है जब तक कि उसको ये यानी कि बेईमानी करने का मौका ना मिले। एंड वंस ही और शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी डिसऑनेस्ट, देन ऑल देयर ऑनेस्टी, उनकी सारी जो ऑनेस्टी होती है, अगर उसके अंदर ये चरित्र नहीं है, आत्मबल नहीं है, सही और गलत का अगर ये उसके पास अगर ये ज्ञान नहीं है, तो सारी ऑनेस्टी जो है वो एक क्षण के लिए खत्म हो जाती है और लोग यानी इमीडिएटली ये डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो एक ऐसी संस्था, यानी कि गवर्नमेंट रूपी ये संस्था, जहां पर कि सब कुछ एनोनिमस हो रहा है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ये बहाने होते हैं और गवर्नमेंट के पास ये बहुत सारे यानी कि ये पावर होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिससे कि वो लोगों के ऊपर वो टैक्सेशन को डाल सकती है, टैक्स लगा सकती है, वो कर लगा सकती है। और इसके साथ साथ यानी कि वेलफेयर स्टेट में, एक लोक कल्याणकारी राज्य में जैसा कि भारतवर्ष है, तो इसमें सामान्य जनता के हितों से संबंधित ऐसे बहुत सारे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा, भिन्न भिन्न ये डिपार्टमेंट्स के द्वारा, आपको ये डिफेंस आपको मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपको यानी इरिगेशन से रिलेटेड वर्क्स है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो ऐसे ऐसे ये गवर्नमेंट के बहुत सारे ये मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, और एक मिनिस्ट्री के अंदर ये बहुत सारे ये डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो भी ये वर्क है, यानी भारत सरकार हम यहाँ पे ले, तो भारत सरकार का एक पब्लिक वेलफेयर के यानी कि एक एजेंसी के रूप में या एक डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट के रूप में भारत सरकार के बहुत सारे ये कार्य हैं। और भारत सरकार के जितने भी वो कार्य हैं, उन सारे ये कार्यों को उनकी ये प्रकृति के आधार पे, चूंकि ये भिन्न भिन्न ये प्रकृति के कार्य हैं, भिन्न भिन्न ये प्रकार के कार्य हैं, तो उन सारे ये कार्यों के आधार पे ये गवर्नमेंट
कि जितने भी ये वर्क्स हैं उन सारे वर्क्स को भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि देश के अंदर जो आंतरिक यानी कि आपको लॉ एंड ऑर्डर है, यानी आंतरिक ये व्यवस्था है। हालांकि ये यानी लॉ एंड ऑर्डर ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में ये यानी कि समग्र रूप से हमारे देश के अंदर ये शांति ये बनी रहे, हमारे देश के अंदर व्यवस्था ये बनी रहे, तो इन सारे चीज़ों को सुनिश्चित करने से संबंधित जो कार्य है वो आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फिनांस से रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में आते हैं। एजुकेशन से या ह्यूमन रिसोर्स या डेवलपमेंट से संबंधित जो कार्य हैं उन सारे ये कार्यों को ये क्लब करके आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में रखा गया है। पावर मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं और आप लोग देखते होंगे कि हर एक मिनिस्ट्री को एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो है वो उसको हेड करता है और उस मिनिस्टर के अधीन अगर ये बहुत बड़ी अगर मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा अगर मंत्रालय है, तो उस मंत्रालय के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर को उसको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हो सकते हैं, जिसको कि राज्य मंत्री हम लोग बोलते हैं। और फिर उसके नीचे हर एक मिनिस्ट्री में पूरी की पूरी ये ब्यूरोक्रेसी काम करती है, यानी कि सरकारी अधिकारियों का जो ये तंत्र है वो काम करता है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के ये कार्यों को देखती हैं और अंतिम रूप से यही उद्देश्य होता है हर एक मिनिस्ट्री का कि ये लोक कल्याण में या पब्लिक वेलफेयर के लिए इफिशिएंट मैनर में और इफेक्टिव मैनर में किस प्रकार से कार्य किया जाए जिससे कि ये पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। यही अंतिम रूप से उद्देश्य होता है। तो आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो किसी ना किसी प्रकार की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ये मंत्रालय हैं, वो किसी ना किसी प्रकार के वो एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड वो कार्य को कर रहे हैं। यानी कि अगर उनका कोई ये पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है या कोई उनका कोई ये प्रोजेक्ट को वो लागू कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये धन की ज़रूरत है और धन की ये व्यवस्था करना ये बहुत ही ये एक आवश्यक चीज़ हो जाती है उस ये गवर्नमेंट के लिए, यानी कि अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मेरे बोलने का ये सेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं एंड ऑल मिनिस्ट्रीज हैव सर्टेन वर्क्स टू बी डन। कुछ ना कुछ उनको ये कार्य करना है इन द ये पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोक हित में, एंड टू डू दैट वेरी वर्क दे नीड फंड्स, यानी उनको ये धन की जरूरत ये पड़ती है। तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट के पास यानी कि धन आता कहां से है, इस चीज को देखना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज को ये समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो भिन्न भिन्न ये मंत्रालय हैं, वो धन को अगर उन्हें ये खर्च करना है तो उस
खर्च करने से संबंधित जो प्रावधान है या जो नियम है या जो संवैधानिक स्थिति है, यानी हमारा ये संविधान जो है वो उस बारे में ये क्या कहता है। क्योंकि आपको ये चीज याद रहे, शुरू से ही मैं इसके बारे में बोलते आ रहा हूं कि इन एनी डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स द फाइनेंशियल मैटर्स, और जब ये फाइनेंशियल मैटर्स की बात होती है, देन इन दिस वेरी केस द नीड ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके, इसकी जो ज़रूरत है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बिकॉज इन द केस ऑफ द फिनांस देयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द embezzlements ऑफ द फंड्स, यानी यहाँ पे ये करप्शन की सबसे ज़्यादा ये संभावना ये रहती है। तो इस चीज को अब आप ये समझना शुरू कीजिए कि जो ये बजट है, ये बजट की ये जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है ये बजट का मतलब, और इससे संबंधित हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या है। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो फाइनेंशियल मामलों में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए देयर आर सर्टेन ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच हैव बीन ये गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वेरी एक्सप्रेस्ड मैनर, इन ए वेरी ये नॉन एम्बिगुअस मैनर, यानी बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ प्रावधान जो हैं, कुछ ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि हमारे ये संविधान में ये दिए गए हैं। तो एक तो आप सबसे पहले ये बजट का ये शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट का यही अर्थ समझिए हम, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के ही रेस्पेक्ट में मैं हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, और जो चीज़ें यहाँ पे ये वैलिड हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है और इससे संबंधित जो चीज़ें ये वैलिड हैं, वो सब स्टेट के भी लेवल पे वो कमो या वेश वही स्थिति होती है। तो बजट का सामान्य सा यही मतलब होता है। एक चीज़ को याद रखिएगा कि फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग का क्या मतलब हुआ, आने वाला। तो एक बात ये शुरू में ही समझ लीजिए कि बजट जो है वो हमेशा ये प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का ये मतलब हुआ कि बीते हुए समय के लिए, यानी कि भूतकाल में जाकर के या भूतकाल की बातों के लिए बजट ये नहीं बनाया जाता है। बजट जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब आगे आने वाले समय के लिए। अब कुछ ना कुछ ये टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो भारतवर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर को एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम रखा गया है ये गवर्नमेंट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी ये फंक्शनिंग होती है, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी आय या व्यय है, उससे संबंधित ये लेखा जोखा को रखने के लिए एक स्टैंडर्ड ये टाइम फ्रेम जो है वो लिया गया है एक फाइनेंशियल ईयर को। और भारतवर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है एक फाइनेंशियल ईयर। तो बोला जा रहा है कि यानी कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
एक वित्तीय वर्ष के लिए। यानी कि अगर 2023-24 अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक ये 23 और 24 का वित्तीय वर्ष हुआ। ध्यान से समझिए। तो बोला जा रहा है कि आगे आने वाले एक वित्तीय वर्ष के लिए, आगे आने वाले जो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू या एस्टिमेटेड या रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब हुआ अनुमानित और रेवेन्यू का मतलब हुआ हिंदी में बोलते हैं राजस्व। और राजस्व का मतलब समझिए कि ये प्राप्तियां, प्राप्तियां का ये मतलब हुआ कि ये गवर्नमेंट के पास किसी भी स्रोत से जो धन आने का जो अनुमान है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत सरकार का जो भी अनुमानित आय है या अनुमानित राजस्व है और जो अनुमानित व्यय है, यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है व्यय और एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमानित। तो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो लेखा जोखा होता है डिटेल्ड रूप से मद वाइज, हेड वाइज जो भी यानी कि लेखा जोखा होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ये डॉक्यूमेंट होता है। तो उसी लेखा जोखा को ही हम लोग ये बजट बोलते हैं। बट इंटरेस्टिंग इनफ, मतलब आप देखिए यहां पे ये बात की जा रही है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के आय का सबसे ये प्रमुख स्रोत जो है, प्राइमरी सोर्स जो है वो टैक्सेशन है। बिकॉज टू इम्पोज टैक्स ओवर द पीपल एंड द इंस्टीट्यूशन इज द सॉवरेन राइट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार का यह संप्रभु अधिकार होता है किसी भी देश के अंदर, इंक्लूडिंग आवर कंट्री, लोगों के ऊपर या संस्थाओं के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के ये टैक्सेस को लगाना। तो ये टैक्स को लगाना जो है ये गवर्नमेंट का ये सॉवरेन राइट है, संप्रभु अधिकार है। एंड वी हैव द लीगल ऑब्लिगेशन, और जिसके भी ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, जिसके भी ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, टैक्स को ये देना ये हमारा ये लीगल ऑब्लिगेशन है। कानूनन हम लोग ये बाध्य हैं, ये मैंडेटरी है कि हम लोग टैक्स को पे करें ये गवर्नमेंट को। और अगर हम लोग ये टैक्स पे नहीं करते हैं जिसके के ऊपर ये गवर्नमेंट ने कानून के प्रावधानों के अनुसार अगर उसने ये टैक्स लगाया है और अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था उस ये टैक्स को ये पे नहीं कर रही है, देन इट इज liable to attract the punishment according to the provisions of the law। ये एक प्रकार का ऑफेंस है, एक प्रकार का ये यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस है।
और कानून का जो भी ये प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से उसको, उस व्यक्ति को या संस्था को ये पनिशमेंट ये मिल सकता है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली यहां पे बात हो रही है एस्टिमेटेड रेवेन्यू का। ये अर्थ हुआ कि सरकार का जो अनुमानित, जो उसका टैक्सेशन की पॉलिसी है, क्योंकि टैक्स को लगाना ही, टैक्स ही सबसे ये प्रमुख स्रोत होता है किसी भी ये गवर्नमेंट के लिए फंड को, यानी कि आर्थिक प्राप्तियों के लिए। और एक्सपेंडिचर करने वाले तो ये बहुतेरे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुतेरे मिनिस्ट्रीज हैं, पग पग पे पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट के एक एक ये कार्य में पैसा लग रहा है। तो भाई यहां पे ये बात है कि अगर गवर्नमेंट को खर्च करना है तो खर्च, चूंकि एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री है तो खर्च भी हिसाब से करना है और मनमाने पूर्ण ढंग से, यानी आर्बिट्री मैनर में एक्सपेंडिचर को नहीं करना है। कहीं ना कहीं इसके लिए चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो भी ये खर्च कर रही है उन खर्चों के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो है उसके सुनिश्चित किए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक ये कंट्री में गवर्नमेंट जो है ये मनमाने पूर्ण ढंग से लोगों के ऊपर ना तो वो ये टैक्स को लगा सकती है और ना ही मनमाने पूर्ण ढंग से वो किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर को कर सकती है। तो किसी भी गवर्नमेंट का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसके ये बजट का यही अर्थ हुआ कि गवर्नमेंट आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए टाइम फ्रेम यहां पे दिया जा रहा है, एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष के लिए गवर्नमेंट का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो लेखा जोखा है वो गवर्नमेंट का उस आगे आने वाले ये वर्ष के लिए, फाइनेंशियल वर्ष के लिए, ये उसका ये बजट होता है। एंड इंटरेस्टिंगली एनफ, you will be astonished to know that in our constitution the budget word has not been used anywhere. बजट वर्ड का जो इस्तेमाल है वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं किया गया है। हालांकि ये बजट के बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो वही होती है जो कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये समझा। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने ये बजट, ये शब्द के स्थान पे जिस टर्म का या जिस एक्सप्रेशन का यूज किया है वो एक्सप्रेशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी तो एग्जाम में यही से सवाल आ जाते हैं कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन there is the a provision for the budget. Then your answer will be nowhere in the constitution the word budget has been used. Rather, at the place of the word budget there is another expression which has been used in our constitution in article 112, article 112, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जिस टर्म का यूज किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसका मतलब आप ये बजट ही समझिए, लेकिन ये बजट, ये टर्म को यूज नहीं किया गया है। और आर्टिकल 112 में ये व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था दी गई है कि भारतवर्ष के जो ये प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति महोदय जो है
और हम लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री। यानी एग्जीक्यूटिव जो संस्था काम कर रही है, सरकार नामक जो संस्था काम कर रही है, कार्यपालिका नामक जो संस्था काम कर रही है, उसके हेड जो है, उसके ऑफिशियल हेड, उसके औपचारिक जो हेड हैं, वो भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं संविधान के अनुसार। तो आर्टिकल 112 में ये प्रावधान दिया गया है कि भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हैं वो हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर एक आने वाले ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, ठीक है, और संसद के ये दो सदन ये कौन कौन से हैं? तो लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो संसद के दोनों ये सदनों के समक्ष वो भारत सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी, यानी उस वित्तीय वर्ष के लिए जो भी अनुमानित आय और व्यय है, उस अनुमानित आय और व्यय से संबंधित जो लेखा जोखा है, जो अकाउंट है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट है, जो ये प्रतिवेदन है, अनुमानित आय और अनुमानित ये व्यय। अनुमानित इसलिए क्योंकि अभी ये भविष्य की बात हो रही है, अभी वो पैसा ना आया है गवर्नमेंट के पास और ना ही किसी पैसे को उस मद में अभी गवर्नमेंट ने ये खर्च किया है। तो बजट हमेशा आगे के लिए बनता है, आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। तो जो भी अनुमानित आय और व्यय का उस आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो स्टेटमेंट है, जो उसका लेखा जोखा है, ये राष्ट्रपति महोदय की जिम्मेवारी है कि वो उस ये प्रतिवेदन को या उस ये लेखा जोखा को वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रखवाएंगे, उसको प्रस्तुत करवाएंगे और फिर उसके बाद से संसद जो है वो उन सारे प्रपोजल के ऊपर या उस पूरे ये डॉक्यूमेंट के ऊपर संसद जो है ये विचार करके, डिस्कशन करके, डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन करके, इन डेप्थ एनालिसिस करके, और संसद जो है, और संसद में भी आपको, यानी कि इस ये वित्तीय मामलों में जो डिसिसिव जो राइट है वो आपको लोकसभा को दिया गया है। ये आगे हम बताएंगे कि धन विधेयकों के मामले में, यानी कि मनी बिल्स के मामले में दोनों सदनों की स्थिति क्या है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये लोग उसके समक्ष रखवाएंगे और जब संसद का अनुमोदन हो जाएगा, यानी इसको और स्पेसिफिकली बोला जाए तो जब लोकसभा का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का ये टैक्स लगाने के लिए या किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर को करने के लिए वो स्वतंत्र होती है, वो ऑथराइज्ड होती है। तो इन्हीं चीज़ों से संबंधित जो भी ये प्रावधान है, जो भी ये प्रक्रियाएं हैं, उसी को हम लोग ये पढ़ना है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये टर्म है, ये टर्म आर्टिकल 112 में आया है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। तो हम लोग अब इस, यानी कि ये नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद से सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से वो डिफाइनिंग फीचर्स हैं या डिफाइनिंग ये प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि गवर्नमेंट की फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने से संबंधित वो प्रावधान है। उसके बाद से हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि बजट होता क्या है, बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। फिर हम लोग यानी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि बजट संसद में प्रस्तुत होने के पश्चात
उसका ये पैसेज कैसे होता है, ये कैसे ये पास करवाया जाता है, बहुत सारे अभी इसमें ये डिस्कशंस अभी बाकी हैं। आशा है आज की क्लास को हम यानी यहीं पे ये ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाए ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी ये पेशेंस चाहिए होता है। तो आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग ये नियमित रूप से ये वीडियो को बना सकें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करें, क्योंकि इससे उत्साहवर्धन होता है। क्योंकि ये बात सही है कि जो कुछ भी ये करना है, ये कर्म क्षेत्र है, ये पृथ्वी, जो कुछ भी ये करना है खुद से करना है। आप लोग यानी बहुत, क्योंकि आजकल ये बाढ़ आ गई है, आप ये सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ये चले जाए या जनरल पब्लिक लाइफ में भी, मतलब आप लोग इस समय ये देख रहे होंगे कि ये धर्म के नाम पे और आस्था के नाम पे बहुत सारे प्रकार के जो अंधविश्वास है, बहुत सारे प्रकार के जो सुपरस्टिशंस हैं, जो ये अनप्रोग्रेसिव जो बातें हैं और जो कि हमें नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, उन सब सारी बातों का ये प्रचलन जो है या उसकी ये डोमिनेंस जो है, जो उसका वर्चस्व है लोगों के मानसिक के पटल के ऊपर, ये बढ़ते चला जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में जो स्टूडेंट्स होते थे, क्या हम लोग ये सामान्य जीवन में भी ये देखें तो लोग ये मेहनत करना चाहते थे, मेहनत से उन्हें ये प्रेम था। और आज के डेट में हर एक व्यक्ति जो है वो इस ये चक्कर में पड़ा हुआ है कि शॉर्टकट ढूंढ लो, शॉर्टकट ढूंढ लो, और शॉर्टकट ये ढूंढने के चक्कर में वो मानसिक रूप से अशांत होते हैं। और जहां पे अशांति होती है, क्योंकि आप देखिए जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर को भी अगर आप ये स्विच ऑन करें तो उसका जो ये बूटिंग का प्रोसेस है, उसमें उसका अपना एक स्वीट ये टाइम होता है, वो लेगा ही लेगा। आप लाख कोशिश कर ले, आपको जितनी भी ये जल्दी हो उससे ये फर्क नहीं पड़ता है। You know, our computers have their own, you know, a sweet time to be booted. And thereafter you can do, you know, anything with the computers. In the same manner, जो चीज़ें होती हैं या होनी ये चाहिए, तो उसमें आपने ये किस प्रकार से उसमें अपनी ये मेहनत लगाई है, आपका डायरेक्शन क्या रहा है, उन सब सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्योंकि आप देखिए हम लोग ये प्रकृति में रहते जरूर हैं, लेकिन प्रकृति है नहीं। मतलब प्रकृति के जो भी लिमिटेशंस हैं, उन सारे ये लिमिटेशंस के अंतर्गत रहते हुए ही हम कोई कार्य कर सकते हैं इस ये दुनिया में। और जो इस ये प्रकृति के लिमिटेशंस को अगर ये बाईपास करने की हम कोशिश करेंगे और अनावश्यक चीजें कि भूतकाल में क्या हुआ था तो भविष्य में क्या होगा, इधर क्या करेंगे तो उधर क्या होगा, अगर इन सारे ये व्यर्थ की चीज़ों में अगर आप अपने ये समय को लगाइएगा तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये छूट रही है या छूट जाएगी, ये आपका ये वर्तमान समय ये छूट जाएगा। और जब ये वर्तमान ये छूट जाएगा
तो उसके लिए ये कहा भी गया है कि मन पछतई है अवसर बीते। अवसर जब ये बीत जाता है तो मन पछताने के सिवा और कुछ नहीं। तो भगवान भी या प्रकृति भी ये उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग अनुशासन में, एक अनुशासित जीवन को और एक साधना युक्त ये जीवन को जो जीते हैं। ये नहीं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही है कि ये सब चीजें ये किस लिए जोर पकड़ रही है, उसके पीछे का ये कारण है और मूलभूत कारण यही है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप अगर अपने आज के महत्व को नहीं समझिएगा और अगर आपने अपने मिले हुए अपॉर्चुनिटी और मिले हुए ये समय को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो फिर आपके अंदर ये दुख होगा। आप ये मानो या ना मानो। और ये एक ऐसा ये दुख है जिसको आप इस संसार के सुख से उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हो। वो आंतरिक दुख है। और जहां ये दुख होता है वहां पे डर की भी भावना ये पैदा होती है। डर की भावना ये प्रबल होती है। और जहां व्यक्ति ये डरने लग जाता है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को एक्सप्लॉइट करना या ऐसे व्यक्तियों को शोषण करना या शोषित करना ऐसे व्यक्तियों को ये बहुत ही आसान हो जाता है। आप बात को ये समझिए। कल क्या होगा उसकी चिंता। अगर आज बढ़िया है तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आने वाला कल ये खराब हो जाए। बीता हुआ कल वो तो बीत गया। Literally you don't have any choice to undo that. अगर कोई चीज यानी कि गड़बड़ भी घटित हुई है तो आपके पास कोई ये चॉइस ही नहीं है उसको अंडू करने का, बिकॉज it is almost absolutely impossible for any person to zoom into the future even for the trillionth part of a second, or to go back into the past even for the trillionth part of a second. It's not possible. तो कहावत भी है, पीछे अगर कोई चीज ये गड़बड़ हुई है तो उसका सबसे बढ़िया अगर तुम कुछ ये कर सकते हो तो यही कर सकते हो। अगर कहीं आदमी ये गिर ही जाए तो सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर कुछ उठाने वाली ये चीज है तो उसको उठा लिया जाए। तो बीती हुई बातों से एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है। काम करना है वर्तमान में ही। और अगर हम फ्रूटिफाई करते हैं तो कोई कारण नहीं है आपको ये चिंतित होने का या दुखी होने का। फिर आपके जीवन में सुपरस्टिशन, इन सब सारे चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खैर, तो मेरे बोलने का यही सेंस था कि इन सब बातों से ये बचा जाए, अनावश्यक चीज़ों से। और पढ़ाई लिखाई जो है ये व्यक्ति को ये प्रोग्रेसिव बनाती है, व्यक्ति को लिबरल बनाती है और व्यक्ति सही और गलत के बीच ये विभेद स्थापित कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर ये नहीं आ रही हैं तो ये सब बहुत ही आवश्यक ये तत्व है अपने आप को इस लायक ये बनाने के लिए, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा ये प्राप्त करें जो कि हमें अंदर से इनरिच करे।
तो खैर आज के लिए इतना ही, और सभी लोगों को मेरा बहुत 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 ये धन्यवाद। थैंक यू।